क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 45 तक। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलाइनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पहले समझ लेते हैं टोटल हार्डनेस क्या होती है और हम देखेंगे एल्कलाइनिटी क्या होगी। उसके बाद हम इस ऑप्शन डिस्कस करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हार्डनेस आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो हार्डनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो पीपीएम होगी कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट के टर्म्स में। ठीक है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन या एमजी पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की होती है हार्डनेस, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। हम देख लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में किसके कारण आती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं उनके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस आती है। तो फ्रेंड्स ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कहेंगे, कार्बोनेट हार्डनेस या एल्कलाइन हार्डनेस भी कह सकते हैं। यदि जो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस है, यदि उसको रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं वाटर को बॉईल करके, या वाटर में यदि हम लाइन मिलाएंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। सेकंड है परमानेंट हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में वो ड्यू टू अदर सॉल्ट, जो अदर सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उनके कारण परमानेंट हार्डनेस आती है और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कार्बोनेट या नॉन एल्कलाइन हार्डनेस भी कहा जाता है। यदि वाटर में परमानेंट हार्डनेस है और उसको रिमूव करना है तो उसको रिमूव स्पेशल मेथड से करते हैं, जो नॉर्मल मेथड होती है उससे रिमूव हम नहीं कर पाएंगे। यदि वाटर को बॉईल करेंगे तो बॉईल करने से परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होगी। यदि वाटर से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो हमें लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, इस प्रकार की जो स्पेशल मेथड्स होती है उसका यूज करना पड़ता है परमानेंट हार्डनेस को वाटर से रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया यहाँ पर हार्डनेस दो प्रकार की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस है जिसको हम कार्बोनेट भी कहते हैं और एक परमानेंट हार्डनेस है जिसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। एल्कलाइनिटी देख लेते हैं। Alkalinity test measures the level of bicarbonates, carbonates and hydroxides in the water. टेस्ट रिजल्ट आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एल्कलाइनिटी होती है वो किसके कारण होती है, वाटर में बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड्स के कारण होती है और उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो इसकी सेम यूनिट होगी ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो हार्डनेस की यूनिट है। हार्डनेस की और एल्कलाइनिटी की यूनिट सेम होती है, तो इसमें हम रिलेशन भी बता सकते हैं हार्डनेस और एल्कलाइनिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो एल्कलाइनिटी आपने देखी है वो किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स। यदि वाटर में हाइड्रोक्साइड्स नहीं है, ठीक है, ये एब्सेंस है, ये इनकी अनुपस्थिति है हाइड्रोक्साइड्स की, तो जो एल्कलाइनिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स। इसका मतलब किसके बराबर होगी, वो टेम्परेरी हार्डनेस के बराबर। जो एल्कलाइनिटी होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होती है। हम समझ लेते हैं यहाँ पर जो टोटल हार्डनेस होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, हमारी कार्बोनेट प्लस नॉन कार्बोनेट्स या टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। यदि टोटल हार्डनेस एल्कलाइनिटी से ज्यादा है, ठीक है, यदि टोटल हार्डनेस जो है वो किससे ज्यादा है, एल्कलाइनिटी से। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो एल्कलाइनिटी है, मैंने आपको बताया था अभी पहले कि जो एल्कलाइनिटी होती है वो किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स के कारण। यदि हाइड्रोक्साइड उसमें अनुपस्थित है वाटर में तो जो एल्कलाइनिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एल्कलाइनिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें यदि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे टोटल हार्डनेस और जो कार्बोनेट हार्डनेस है यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एल्कलाइनिटी रख देंगे। तो यहाँ से हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं, दो कंडीशन है, फर्स्ट हमने देख लिए, सेकंड केस क्या होगा, यदि टोटल हार्डनेस लेस देन आर इक्वल टू किससे है, एल्कलाइनिटी से। यदि टोटल हार्डनेस लेस देन आर इक्वल टू एल्कलाइनिटी से के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एल्कलाइनिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वाटर है उसमें नॉन कार्बोनेट, ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है, उसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है। वाटर में जो हार्डनेस है वो कौन सी है, सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस है या कार्बोनेट हार्डनेस है। तो फ्रेंड्स ये दो केस हमने समझ लिए हैं, आप इसको एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। सिंपल केस है, यदि टोटल हार्डनेस ग्रेटर देन है या टोटल हार्डनेस लेस देन है। तो हम हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो इसमें चार दिए गए हैं और आपको पूछा क्या गया है, यदि टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो क्या है, ज्यादा है, टोटल हार्डनेस क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एल्कलाइनिटी से। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, जो एल्कलाइनिटी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टोटल एल्कलाइनिटी के बराबर हो जाएगी कार्बोनेट हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, The amount of residual chlorine left in public water supply for safety against pathogenic bacteria is about। आपको पूछा गया है कि जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है वो कितनी होना चाहिए जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, पैथोजेनिक का मतलब होता है जो यदि वो पानी में होंगे और उस पानी को पी लिया जाता है तो उस पानी से पीने से क्या होगा कि बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, जिसके कारण डिसीज हो जाती है, जिसके कारण बीमारी होती है, उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या उसको हम हिंदी में कहेंगे हानिकारक बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको हानिकारक या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो उससे यदि हमें सेफ रखना है वाटर को तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मात्रा में रेसिडुअल क्लोरीन भी बच जाती है उसमें पब्लिक वाटर में। तो हमें बताना है कि उसकी रेंज क्या होगी जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है। तो फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं जो वाटर में हम क्लोरीन सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं सप्लाई क्लोरीन क्या होती है, या हम उसको क्या कहेंगे, डोसेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कितनी हम सप्लाई करते हैं वाटर में या कितना डोज हम क्लोरीन का वाटर में सप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है डिमांड कितनी है क्लोरीन की प्लस रेसिडुअल क्लोरीन या फ्री क्लोरीन। इसको आप समझना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि वाटर में यदि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या वायरसेस है उनको यदि रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, वो डिसइंफेक्शन उसमें
जो प्रोसेस कहलाएगी बैक्टीरिया या वायरस को रिमूव करने की प्रोसेस, वो क्या कहलाएगी? डिसइंफेक्शन कहलाएगी। तो ये एक प्रकार है, ये एक टाइप है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि वाटर में हम क्लोरीन मिलाते हैं जिससे कि उसमें उपस्थित पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस को हम रिमूव कर सके, उनको किल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं डोसेज ऑफ क्लोरीन। हमने कितना डोज दिया क्लोरीन का? जितनी आवश्यकता थी, जितनी डिमांड थी। ठीक है, जितनी भी डिमांड थी, जितने बैक्टीरिया थे उतने बैक्टीरिया तो मर जाएं, लेकिन कुछ मात्रा में रेसिडुअल भी बच जाए, जो क्लोरीन है वो कुछ मात्रा में बच जाए। तो हम क्या करते हैं, जितनी डिमांड है और प्लस में रेसिडुअल क्लोरीन वो भी हम मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डोसेज ऑफ क्लोरीन या सप्लाई क्लोरीन। यहाँ पर हम देख लेते हैं डिमांड ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होता है? अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन वाज एडेड इनिशियली टू द वाटर टू इनएक्टिवेट द बैक्टीरिया एंड सम वायरसेस दैट कॉज डिसीज। मतलब वह बैक्टीरिया या वायरस जिसके कारण डिसीज होती है, बीमारी होती है, उनको इनएक्टिव करने के लिए, इनएक्टिवेट या फिर उसको हम कहेंगे उनको किल करने के लिए जितनी क्लोरीन की आवश्यकता होती है, जितनी क्लोरीन का हमें अमाउंट की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी? डिमांड ऑफ क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वर्तमान में या प्रेजेंट में जो भी बैक्टीरिया वाटर में उपस्थित है उनको तो किल कर दिया, लेकिन कुछ मात्रा में हमें जो यदि वाटर को फ्यूचर में स्टोर किया जाता है तो उसमें रिकंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, जब वाटर को स्टोर किया जाता है तो उसमें रिकंटेमिनेशन का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि जिस वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको हम कहेंगे कंटेमिनेटेड वाटर। उसको क्या कहेंगे आप? कंटेमिनेटेड वाटर। तो पहले हमारा कंटेमिनेटेड वाटर था, हमने क्लोरीन मिलाई तो कंटेमिनेटेड वाटर में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उनको हमने किल कर दिया, उनको क्या कर दिया? हमने इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, लेकिन यदि हम वाटर को स्टोर करते हैं तो फ्यूचर में क्या होंगे? वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे या रिकंटेमिनेशन हो जाएगा वाटर। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मात्रा में क्लोरीन हम ज्यादा मिला देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? रेसिडुअल क्लोरीन कहेंगे। वो कितनी होती है? द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो कितनी होगी फ्रेंड्स? 0.05 टू 0.5 mg पर लीटर, mg पर लीटर या ppm पार्ट्स पर मिलियन। हमारा आंसर देख लेते हैं, आंसर कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 32 की जो रेंज है वो क्या होगी? रेसिडुअल क्लोरीन की 0.05 टू 0.5 ppm। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेंपरेचर इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर। आपको पूछा गया है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर नहीं है, जो गंदा पानी नहीं है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना होगा? ठीक है, और नॉर्मल टेंपरेचर में आपको पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन वाटर में घुली हुई है, घुलनशील ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? डिसॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है पानी में तो वाटर क्या होगा? वाटर की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? बेटर द क्वालिटी ऑफ वाटर। यदि वाटर की क्वालिटी अच्छी है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा होगी। If dissolved oxygen levels are too low, some fish and other organisms may not be able to survive. यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो जो फिश है या अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव है, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 5 mm पर लीटर से कम हो जाता है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो अंडर स्ट्रेस आ जाती है और उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है यदि डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल 5 mg पर लीटर से कम हो जाए। द डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर, मतलब क्या होगा? वो पानी अच्छा पानी है तो उसमें जो नॉर्मल टेंपरेचर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो लिमिट होती है वो कितनी होगी? 10 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट। सेडिमेंटेशन टैंक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो की लिमिट आपको पूछी गई है, क्या उसकी लिमिट होगी? तो हम पहले समझेंगे सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, देन हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो और सेडिमेंटेशन टैंक के जो डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं हम वो देखेंगे कौन कौन से डिजाइन पैरामीटर्स होंगे। जब सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया जाता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स हम एज्यूम करते हैं। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड कोर्सर पार्टिकल्स इन वाटर बाय सेटलिंग डाउन देम टू द बॉटम ऑफ टैंक। एक टैंक होता है, उसमें जो वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं एक टैंक में, टैंक के बॉटम में उसको सेटल करवा दिया जाता है। कैसे सेटल करवाते हैं? उनको फ्लो करवाएंगे पानी को, उस सेडिमेंटेशन टैंक में हम फ्लो करवाते हैं जिसमें कि उसकी वेलोसिटी कम रखी जाती है। वेलोसिटी कम होगी तो जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस टैंक के बॉटम में सेट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेडिमेंटेशन कहलाएगी। अब इसमें डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। यदि हमें रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करना है तो हम देख लेते हैं उसकी डिजाइन डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है डिटेंशन पीरियड, इसका मतलब होगा द एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रेवल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ठीक है फ्रेंड्स, यदि जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसमें पानी इनलेट करता है और उसको कितना समय लगता है, एवरेज टाइम, उस पानी को इनलेट से आउटलेट में जाने में कितना समय लगेगा, वो एवरेज टाइम क्या कहलाएगा? डिटेंशन पीरियड कहलाता है। प्लेन सेडिमेंटेशन के केस में 4 आवर होगा और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन उसमें क्या होता है 2 से 2.5 आवर्स होगा। ये हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन समझेंगे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ आप ये देख लो कि प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होगा 4 आवर्स होगा और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में 2 से 2.5 आवर्स होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में पूछा आपको, वेलोसिटी फ्लो का मतलब होगा जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वाटर में, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी कितनी रखी जाती है? नॉट ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर पर मिनट। उनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उनकी वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 30 सेंटीमीटर पर मिनट से अधिक नहीं होगी, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी उसकी? 15 से 30। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। इसके और भी पैरामीटर्स होते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के, वो भी हम देख लेते हैं। एक होती है टैंक डायमेंशन। टैंक डायमेंशन का मतलब होगा उसकी लेंथ और
विड्थ। आप यहाँ देख सकते हो ये सेडिमेंटेशन टैंक है, इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, ये इसकी लेंथ होगी सेडिमेंटेशन टैंक की, ये हाइट है और ये विड्थ है। तो जो विड्थ और लेंथ होगा उसका जो अनुपात होता है लेंथ और विड्थ का वो कितना होगा 3:5:1, ठीक है, 3 से 5:1 के बीच होगा। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो लेंथ होगी या विड्थ होगी वो कितनी होगी, लेंथ के कितने बराबर होगी, वो 3b या 5b, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 3b या 5b, 3b से 5b के बराबर होगा। सरफेस ओवरफ्लो रेट देख लेते हैं हम क्या होता है। सरफेस ओवरफ्लो रेट का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट टाइम पर यूनिट हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया इज कॉल्ड ओवरफ्लो वेलोसिटी। उसको हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो वेलोसिटी कहेंगे। जितना भी वॉल्यूम पर यूनिट हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया में पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो वेलोसिटी, या उसको हम क्या कहेंगे सर्फेस लोडिंग भी कहेंगे या सरफेस ओवरफ्लो रेट भी कहा जाता है। प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में इसकी रेंज दी गई है। इसकी रेंज क्या होती है, सरफेस ओवरफ्लो रेट की रेंज आपको दी गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, आपको लेंथ पूछी गई है। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक की जो लेंथ होती है वो आपको रिलेशन बताना है, लेंथ और विड्थ में रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा डिजाइन पैरामीटर्स हमने देखे थे, लेंथ इज टू विड्थ जो है उसका रेशियो क्या होता है 3:5, ठीक है, 3:5 होता है। तो हम एवरेज यदि 4 ले लेते हैं तो 4:1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है 4b के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, आपको ओवरफ्लो रेट पूछा गया है। तो ये भी हमने उस डिजाइन पैरामीटर्स में देखा था, ओवरफ्लो रेट प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में। तो आपको जो पूछा गया है वो प्लेन सेडिमेंटेशन में पूछा गया है। प्लेन सेडिमेंटेशन का मतलब होता है दो प्रकार का सेडिमेंटेशन होता है, एक प्लेन सेडिमेंटेशन होता है और एक सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन का मतलब होगा कि हमने कुछ केमिकल्स मिला दिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि वाटर में हमने कुछ केमिकल्स मिला दिए जो फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम एक केमिकल्स मिला देते हैं, उसको हम कोगुलेंट कहेंगे। जो केमिकल्स मिलाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कोगुलेंट कहते हैं। और उस कोगुलेंट में पॉजिटिव चार्ज होता है, कोगुलेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा और जो पार्टिकल्स है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और जब केमिकल हम मिलाते हैं वाटर में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं टैंक के बॉटम में। इसको बाद में और हम समझेंगे सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन को, एक क्वेश्चन बाद में पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं ओवरफ्लो रेट क्या होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में। तो फ्रेंड्स हमने भी यहाँ पर प्लेन जो देखा था इसमें सरफेस ओवरफ्लो रेट डिजाइन पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें प्लेन सेडिमेंटेशन में लिमिट क्या दी गई है 12,000 से 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। 12,000 से कितना है 18,000 और इसकी जो रेंज है 12 से 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, आपको इसमें जो यूनिट पूछी गई है वो लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे 12,000 और 18,000 जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, ये पर डे में है तो इसको हम डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो ये किस में निकल जाएगा, पर आवर में निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 500 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट होगा। 500 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर उसकी मिनिमम रेंज होती है, मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 500 होगी और मैक्सिमम होगी 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट। यदि हम वाटर का प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो होंगे वाटर में तो उसको बैक्टीरियल लोड कहेंगे, ठीक है। तो कितना परसेंटेज हम बैक्टीरियल लोड रिमूव कर देंगे, किससे, किस प्रोसेस से, प्लेन सेडिमेंटेशन से। तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं, जो वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो प्लेन सेडिमेंटेशन की सहायता से लगभग 60% हम रिमूव कर देते हैं। और जो बैक्टीरियल लोड होता है, ठीक है, वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग 75% प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की सहायता से रिमूव किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 75% बैक्टीरियल लोड रिमूव किया जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन। सेडिमेंटेशन टैंक में जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो हम देख लेते हैं सेटलिंग वेलोसिटी और एक फ्लो वेलोसिटी होती है या वेलोसिटी ऑफ फ्लो जिसको कहेंगे, ठीक है। ये एक पार्टिकल्स है उसकी जो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या ग्रेविटी के कारण उसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो कहलाएगी सेटलिंग वेलोसिटी। जो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होता है वो कहलाएगी सेटलिंग वेलोसिटी। यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो उसका जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। अब यहाँ देख सकते हो जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हम एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा h इंटू बी, ठीक है, या b इंटू h जिसको हम क्या कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। और जो वेलोसिटी है सेटलिंग वेलोसिटी उसमें कौन सा एरिया लेंगे हम, ये वाला एरिया लेते हैं जिसको हम कहेंगे सरफेस एरिया b इंटू l। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, जो सेटलिंग वेलोसिटी है सेडिमेंटेशन टैंक की वो किस पे डिपेंड्स करेगी, किस पे करती है फ्रेंड्स, वो सरफेस एरिया ऑफ टैंक में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस इफ। यदि सेडिमेंटेशन टैंक में
पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, वो कब बढ़ जाती है सेटलिंग वेलोसिटी, यदि पार्टिकल साइज इज डिक्रीज, यदि पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा फ्रेंड्स तो उसको ज्यादा समय लगेगा सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होने में। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। पार्टिकल साइज यदि ज्यादा होता है, यदि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन बी, द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज्ड। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी का जो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यदि सरफेस एरिया हम कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज्ड। यदि इंक्रीज करते हैं तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यदि सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं सेटलिंग वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। द डेप्थ ऑफ द टैंक इज डिक्रीज, तो फ्रेंड्स डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती है सेटलिंग वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी होगा। नन ऑफ द अबव, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। यदि आपको जो डिस्चार्ज दिया गया है, वाटर का जो डिस्चार्ज दिया गया है, उस डिस्चार्ज में यदि सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, किसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, उसकी कौन सी डायमेंशन हम बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। अ सेडिमेंटेशन टैंक विल बी मोर एफिशिएंट व्हेन स्मॉलर पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। यदि सेडिमेंटेशन टैंक में हम जो वाटर में स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की सहायता से, इसका मतलब वो सेडिमेंटेशन टैंक कैसा होगा, मोर एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस सेडिमेंटेशन टैंक की सहायता से वाटर में उपस्थित फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको भी उसकी सहायता से रिमूव कर दिया सेडिमेंटेशन टैंक की सहायता से। इसका मतलब वो कहलाएगा मोर एफिशिएंट। व्हेन स्मॉलर पार्टिकल्स आर रिमूव व्हिच रिक्वायर्स लो ओवरफ्लो रेट। यदि स्मॉलर पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो उसका जो ओवरफ्लो रेट होता है या पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमें क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, जिससे कि उसकी सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाए। यदि हम सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को फ्लो कम वेलोसिटी से करवाएंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी और वो जल्दी से सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सरफेस एरिया होता है टैंक का उसको हमें बढ़ाना पड़ता है। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ टैंक, जो सरफेस एरिया होगा टैंक का उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, यदि सरफेस एरिया टैंक का हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, उस सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, the detention period and overflow rate respectively for plain sedimentation as compared to sedimentation with coagulation are generally। तो फ्रेंड्स हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का था, उसमें हमने सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन पैरामीटर्स हमने देखे थे, उसमें हमने डिटेंशन पीरियड भी समझा था और ओवरफ्लो रेट भी देखा था। ठीक है, और प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, इन दोनों के लिए हमने डिटेंशन पीरियड देखा था कितना होगा और ओवरफ्लो रेट कितना है, वो हम दोनों के लिए देखा था। यहाँ पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो डिटेंशन पीरियड होता है वो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4 आवर होगा और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए कितना होता है, 2 से 2.5 आवर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिटेंशन पीरियड होगा वो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए क्या होता है, मोर होगा एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होगा, कम होगा, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में ओवरफ्लो रेट ज्यादा होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्लेन सेडिमेंटेशन एज कंपेयर्ड टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन आर जनरली। तो प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है, डिटेंशन पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है, और ओवरफ्लो रेट क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, The amount of coagulant needed for coagulation of water increases with। जो अमाउंट होता है कोगुलेंट का, ठीक है, कोगुलेंट का मतलब क्या होगा, वह केमिकल जिसको हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है, वो कोगुलेंट कहलाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि उसकी जो अमाउंट होगा कोगुलेंट का वो इंक्रीज होगा, किसके साथ इंक्रीज होगा, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं। कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन क्या कहलाती है, कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर में जो टर्बिडिटी होती है या वाटर का जो कलर होता है, ठीक है, या कुछ मात्रा में बैक्टीरिया को भी हम रिमूव कर देते हैं कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन के द्वारा। दिस पार्टिकल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। दिस पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे हम ये एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेंट केमिकल्स न्यूट्रलाइज देम ड्यूरिंग कोगुलेशन। तो जो कोगुलेंट होता है या जो केमिकल्स होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक में नेगेटिव चार्ज है और एक में पॉजिटिव चार्ज है। तो जो कोगुलेशन प्रोसेस होती है उसके ड्यूरिंग क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसमें जो चार्ज होगा दोनों का वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है फॉर हाई एल्कलाइनिटी वाटर एन एक्सिस अमाउंट ऑफ कोगुलेंट में बी रिक्वायर्ड टू लोअर द पीएच ऑफ द ऑप्टिमल पीएच रेंज। तो फ्रेंड्स कोगुलेशन या जो कोगुलेंट होता है वो यदि एलम हमने यूज किया, एलम क्या है, एक प्रकार का कोगुलेंट है, यदि हम एलम यूज करते हैं तो पानी का जो पीएच होता है, वाटर का जो पीएच होगा वो 6 से यदि 8 होगा तो कोगुलेंट इफेक्टिव होगा, वो कोगुलेंट हमें कम मिलाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि पीएच की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वाटर एल्कलाइन है। ठीक है, वाटर कैसा है, एल्कलाइन वाटर है। और यदि पीएच की वैल्यू कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि वाटर कैसा है, एसिडिक वाटर है। ये हमने समझा भी था एक वीडियो, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लास्ट वीडियो फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसमें हमने देखा था पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है, ठीक है, लेस देन 7 है, तो वाटर क्या कहलाएगा, एसिडिक वाटर कहलाता है। यदि पीएच 7 है, ठीक है, 7 है तो न्यूट्रल वाटर कहेंगे, और यदि 7 है तो न्यूट्रल वाटर कहेंगे, और 7 से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्कलाइन वाटर कहते हैं। यदि वाटर एल्कलाइन वाटर है तो हमें जो कोगुलेंट होता है वो ज्यादा मिलाना पड़ता है। क्यों ज्यादा मिलाना पड़ेंगे, क्योंकि इसलिए ज्यादा मिलाना पड़ता है कि वाटर की पीएच वैल्यू हमें कम करना पड़ेगी। यदि एल्कलाइन वाटर है तो उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, और उसको कम करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में कोगुलेंट मिलाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हम पॉइंट देख लेते हैं, टेम्परेचर आल्सो इंपैक्ट द कोगुलेशन प्रोसेस बिकॉज इट अफेक्ट्स द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कोगुलेशन को, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ कोगुलेंट को। वो कैसे अफेक्ट करता है, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और यदि टेम्परेचर कम होता है तो कम टेम्परेचर पे वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब वाटर गाढ़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उसमें प्रॉपर कोगुलेंट मिल नहीं पाएगा, उसमें जो कोगुलेंट होता है प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाता है जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर कम हुआ, तो इससे हमने क्या रिलेशन निकाला, यदि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमें कोगुलेंट क्या करना पड़ता है, कम मिलाना पड़ता है, क्योंकि कम कोगुलेंट में ही काम हो जाता है, प्रॉपर्ली वो मिक्स हो जाता है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको पूछा क्या गया है कि जो कोगुलेंट की मात्रा होती है वो कब बढ़ जाती है, किसके साथ बढ़ती है, यदि टर्बिडिटी ज्यादा है। और स्टेटमेंट ए हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यदि वाटर की टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो कोगुलेंट आपको ज्यादा मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन बी तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोगुलेंट हमें ज्यादा मिलाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यदि टेम्परेचर कम होता है तो हमें कोगुलेंट ज्यादा मिलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ ये दो स्टेटमेंट सही है। अब हमने करेक्ट आंसर यहाँ देख लेते हैं, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी। इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। Question number 43. Alum as a coagulant is found to be most effective when pH range of water is. यदि pH रेंज वाटर की कितनी रखेंगे हम, जिससे कि जो कोगुलेंट है वो कोगुलेंट हम एलम यदि यूज करते हैं तो वो इफेक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप कोगुलेशन की प्रोसेस में जो आपने कोगुलेंट यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, आपने एलम यूज किया है, तो आपको पूछा गया है कि वो मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, जब pH की रेंज कितनी होगी। तो फ्रेंड्स हमने भी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, pH की रेंज यदि 6 से 8 होती है, 6 से 8 होगी तो एलम इफेक्टिव होगा, और यदि आयरन का हम यूज करते हैं एज ए कोगुलेंट तो pH रेंज कितनी होना चाहिए, 5.5 से 6.5। तो आपको एलम के लिए पूछा गया है तो pH कितना होगा, 6 से 8। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली केप्ट एज। तो फ्रेंड्स डिटेंशन पीरियड क्या होता है, डिटेंशन पीरियड हम समझ चुके हैं, इसका मतलब होता है कि जो वाटर फ्लो होता है सेडिमेंटेशन टैंक में, तो जब वो एंटर करता है तो एंटर करने से या इनलेट से उसको आउटलेट तक जाने में एवरेज टाइम कितना लगता है वो कहलाएगा डिटेंशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, जो एवरेज टाइम होता है इनलेट से आउटलेट के बीच में वो कहलाता है डिटेंशन पीरियड कहलाएगा। तो कोगुलेशन के लिए कितना होगा, तो फ्रेंड्स हमने दोनों के लिए समझा था, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए। तो आपको सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए पूछा गया है वो कितना होता है, 2 से 2.5 आवर्स होगा। यहाँ पर हम देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 2 से 2.5 आवर्स। ये मिनट में तो गलत ही दिए हुए, मिनट वाले नहीं होंगे आंसर, और डे में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट हमारा जो सी आंसर है वही करेक्ट होगा, 2 से 6 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे 2 से 2.5 होता है, लेकिन आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट होगा वो हमारा सी हो जाएगा, 2 से 6 आवर इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द एलम व्हेन एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर। जब हम एलम का यूज करते हैं एज अ कोगुलेंट, ठीक है, तो 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं, डज नॉट रिक्वायर एल्कलाइनिटी इन वाटर फॉर फ्लक्चुएशन, ऑप्शन बी है डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, और ऑप्शन सी है इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स हम ये समझ चुके हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे उसमें क्या था, एलम हम कोगुलेंट के रूप में यदि यूज करते हैं, ठीक है, यदि एलम का हम यूज करते हैं तो क्या होता है, यदि एल्कलाइन वाटर है, एल्कलाइन का मतलब पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन वाटर होता है, और उस एल्कलाइन वाटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलम ज्यादा मिलाना पड़ता है। ठीक है, एलम हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा मिलाना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर वो पीएच की वैल्यू पे डिपेंड होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी और डी में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द एलम व्हेन एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर, तो वो क्या करता है, जो पीएच वैल्यू होती है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो एल्कलाइन वाटर होगा तो उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, और जब हम पानी में एलम मिलाते हैं तो वो क्या करता है, पीएच की वैल्यू कम करता है पहले। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या कर देता है, कम कर देता है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट होगा, डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।